आरएसएस ने अपने 100 साल पूरे होने पर विजयदशमी के दिन शताब्दी वर्ष मनाया। शताब्दी वर्ष के अवसर पर मुख्य समारोह नागपुर के रेशमबाग मैदान में आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में क्या कुछ हुआ, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस पूरी बातचीत में सरसंघचालक मोहन भागवत जिस तरीके का बयान दे रहे थे, जिस तरीके की बातचीत कर रहे थे, आखिर उनकी बातचीत में ऐसा क्यों लग रहा था कि उन्हें आज की इंटरनेट जनरेशन वाली जेनजी पीढ़ी से डर सता रहा है। नमस्कार, मैं हूं विवेक रंजन और आप देखना शुरू कर चुके हैं द क्रेडिबल न्यूज़। अपने संबोधन में मोहन भागवत ने पड़ोसी देशों में हालिया आंदोलनों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रजातांत्रिक मार्गों से ही परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से कभी बदलाव नहीं आता। उथल पुथल जरूर हो जाती है, लेकिन स्थितियां बेहतर नहीं होती। दुनिया का इतिहास देख लीजिए, किसी भी उथल पुथल वाली क्रांति ने अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया। फ्रांस की क्रांति राजा के खिलाफ हुई, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया। पड़ोसी देशों में ऐसे हालात हमारे लिए चिंता का विषय हैं। नेपाल में हुए आंदोलन को लेकर मोहन भागवत की यह टिप्पणी क्या संकेत देती है? एक समय ऐसा भी था कि जब मोदी जी संघ को भाजपा का रिमोट कंट्रोल कहने पर उत्तेजित हो जाते थे। ऐसा भी दौर आया जब भाजपा को कहना पड़ा कि उन्हें अब संघ की जरूरत ही नहीं। मगर अब शताब्दी समारोह के अवसर पर संघ की प्रशंसा करते हुए उनके शब्द ही नहीं खत्म हो रहे थे, अखबारों में संपादकीय तक लिख डाले। भागवत भी कुछ समय पहले ऐसे बयान दे रहे थे जिससे लग रहा था कि संघ और भाजपा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मगर भागवत जिस तरह संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उससे यह सिद्ध हो गया कि उन्हें पड़ोसी देशों में हुई क्रांतियों से डर लग रहा है। वे नहीं चाहते कि जेनजी का आंदोलन जैसा इस देश में भी कुछ घटे, या यूं कहें कि उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले मोदी जी पर कोई आंच आए। सुनिए भागवत ने पड़ोसी देश में आंदोलन को लेकर के क्या कहा था। प्रजातांत्रिक मार्गों से भी परिवर्तन आता है, ऐसे हिंसक मार्गों से परिवर्तन नहीं आता है। एक उथल पुथल हो जाती है, लेकिन स्थिति यथावत रहती है। पूरे दुनिया का अभी तक का इतिहास देख लीजिए, जब से ये उथल पुथल वाली तथाकथित रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां आई, किसी क्रांति ने अपने उद्दिष्ट को प्राप्त नहीं किया। राजा के खिलाफ फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, उसका परिणाम क्या हुआ? नेपोलियन बादशाह बन गया, वही राजतंत्र कायम रहा। इतनी सारी तथाकथित साम्यवादी क्रांतियां हुई, सब साम्यवादी देश आज पूंजीवादी तंत्र पर चल रहे हैं, जिसके खिलाफ क्रांति हुई। ऐसे हिंसक परिवर्तनों से उद्देश्य नहीं प्राप्त होता है, उल्टा इस अराजकता की स्थिति में देश के बाहर की स्वार्थी ताकतों को अपने खेल खेलने का मौका मिलता है। भागवत अपनी इस पूरी चर्चा में अंबेडकर की चर्चा करते रहे, गांधी की चर्चा करते रहे, अंबेडकर की ग्रामर ऑफ एनार्की की भी बात कही, कुछ अंग्रेजी के कोटेशंस भी पढ़े। शुरू में गांधी जी को स्वर्गीय कहकर श्रद्धांजलि भी दी, फिर घूम फिरकर उसी राग पर आ गए जिसे आरएसएस दशकों से अलाप रही है। कुछ सालों से अंबेडकर को संघी चोला सिर्फ इसलिए पहनाया जा रहा है कि उससे ये अर्थ साफ है कि अब संघ खुद को देश के भीतर गांधी और अंबेडकर के सहारे स्थापित करने की पूरी कोशिश कर रहा है। वरना जिस संघ के लोगों द्वारा गोडसे की पूजा की जाती रही हो और गांधी को गोली मारा जाता रहा हो, उन्हें एकाएक गांधी और अंबेडकर क्यों याद आने लगे हैं? प्रजातांत्रिक मार्ग से परिवर्तन लाने की बात कहने वाली आरएसएस को सोचना चाहिए कि क्या वास्तव में उनकी सत्ता में प्रजातंत्र बचा है? क्या लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भाजपा कर रही है? भागवत का बयान महज देश के लोगों में आरएसएस के कृत्यों पर पर्दा डालने जैसा रहा। जिन पड़ोसी देशों को वे अपना कहकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं, यह चिंता कहीं इस बात की तो नहीं कि भारत के भीतर तमाम विरोधों और आंदोलनों का असर ऐसा ना हो कि यहां भी जेनजी भी भ्रष्टाचार और संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दे। भागवत की चिंता वाजिब है और होनी भी चाहिए, क्योंकि उनके ही संघ के एक प्रचारक इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी भी समय समय पर वामपंथियों का नाम लेते हैं और उनकी बातों से यही साफ झलकता है कि उन्हें वामपंथी धड़े का डर सता रहा है। अब भागवत ने भी कहा कि वामपंथी और अर्बन नक्सल लोग इस देश के लिए खतरा हैं।
रह रहकर मोदी और संघ से जुड़े लोगों द्वारा वामपंथी संगठनों पर निशाना साधा जाता रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। उसका ही असर है कि जेएनयू में दशहरा के दिन एबीवीपी के छात्रों ने वामपंथी और माओवादी नेताओं के चित्र के साथ उमर खालिद और शर्जील इमाम की तस्वीरों का भी दहन किया। यह तो आपको पता ही है कि पड़ोसी मुल्क नेपाल में इंटरनेट वाली पीढ़ी जेनजी के आंदोलन करने का कारण क्या था। मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था और उस भ्रष्टाचार को जब युवाओं ने जनता के बीच सोशल मीडिया पर दिखाना शुरू किया तो वहां की सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। क्या आपको नहीं लगता कि भारत में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या यहाँ की सरकार अपनी आलोचना सहती है? यहाँ आलोचना करना आसान है या सरकार के खिलाफ कुछ लिखने पर उस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती? बिल्कुल लगाई जाती है। कुल मिलाकर बात इतनी सी है कि आरएसएस जब अपने शताब्दी समारोह का जश्न मना रहा था तो उसे विश्व और पड़ोसी देशों में हुए आंदोलनों और तख्ता पलट की याद क्यों सता रही थी? जिस स्वदेशी बनने और राष्ट्र के सेवक बनने की बात मोहन भागवत को आज याद आई है, वह तब क्यों नहीं याद आई जब मोदी जी नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद कर रहे थे और वही ट्रंप पाकिस्तान और भारत के बीच हुई जंग में पाकिस्तान के हितैषी बने नजर आए। क्या राष्ट्रभक्ति का पाठ सिर्फ जनता के लिए रह गया है? चीन से हुए युद्ध में घायल सैनिकों की मदद करने वाला आरएसएस मोदी के राज में चीन द्वारा की जा रही मनमानी पर चुप क्यों है? भागवत को मंच से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार से सवाल तो पूछना ही चाहिए था, मगर जो खुद सवालों पर पर्दा डालने और उसे दबा देने वाले लोग हों, उनसे सवाल की उम्मीद करना व्यर्थ ही है। संघ जिस राष्ट्र प्रेमी बनने की सीख मोदी और आम जनता को देते आ रहे हैं, क्या वे स्वयं से भी राष्ट्र प्रेमी होने का सवाल पूछेंगे? ये सवाल तो आज की जिंजी भी सत्ता से पूछना चाहेगी, जिसका डर सत्ता और संघ दोनों को सता रहा है। देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज।